हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक स्टार्ट हो गया था अपना। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी तैयार हो गया था, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स द चार्ज। अगर एक से ज़्यादा पॉइंट चार्ज है तो उन सब की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो सबकी इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के साथ और फिर उसका वेक्टर एडिशन करके रिजल्टेंट ढूंढ लेते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अगर चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं है, यानी साइज जो है नेग्लिजिबल नहीं है चार्ज का जो साइज है वो नेग्लिजिबल हो जाता है तो उसे पॉइंट चार्ज कह देते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो चार्ज इन जनरल तीन तरीके से मिल सकता है। एक लीनियर चार्ज मतलब चार्ज किसी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जैसे वायर को चार्ज दे दिया जाए, है ना। वायर को मोड़ के रिंग बना देते हैं, रिंग को चार्ज दे दिया जाए। रिंग भी कंप्लीट रिंग हो सकती है या हाफ रिंग हो सकती है या रिंग का कोई पार्ट हो सकता है, लीनियर चार्ज की कैटेगरी में आएगा। ये दो एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे, स्ट्रेट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड और रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दो अपने सिलेबस में। अगर चार्ज लीनियर नहीं है तो सरफेस का हो सकता है, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। सरफेस के डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे डिस्क वाला जो केस आएगा, डिस्क को अगर चार्ज दिया जाए तो वो सरफेस पे आएगा। या कोई और सीट है ना, लार्ज सीट, बड़ी सी कोई सीट बना दी, उसको चार्ज दे दिया जाए, सरफेस। और जैसे थिन हॉलो स्फीयर है, थिन हॉलो स्फीयर की इसी कैटेगरी में आएगा, सरफेस वाले में। सॉलिड के केस में तो चार्ज अंदर आ जाएगा तो वो वॉल्यूम के डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। ठीक है। तो सरफेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है या फिर वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, चार्ज का वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे अभी बताया था, अगर सॉलिड बॉडी है, कोई सॉलिड स्फीयर है या सॉलिड सिलेंडर है, उसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, तो वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपने आसपास। तो इन जनरल अगर चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं है तो तीन कैटेगरी में हमें मिलेगा ये, तो वही मैं लिख रहा हूँ। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर पॉइंट चार्ज नहीं है तो हो सकता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ गए, चार्ज लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। क्यू चार्ज अगर एल लेंथ के किसी वायर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, अर्चना यादव नाम से है, म्यूट हो गया, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यही है, अगर क्यू चार्ज किसी एल लेंथ के वायर को अगर दिया जाए तो उसके लिए देखो जो डिफाइन होता है यहाँ एक पैरामीटर, वो होता है लीनियर, नाम से पता चल रहा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी इसको जनरली लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये इसका सिंबल होता है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब ये है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ मतलब क्यू चार्ज अगर एल लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है तो लैम्डा अगर हमें ढूंढना हो तो क्यू बाई एल ऐसे ढूंढना है, ये चार्ज पर यूनिट लेंथ। जैसे लीनियर मास डेंसिटी हुआ करती थी, एम मास एल लेंथ में, एल लेंथ के वायर का एम मास है तो उस वायर के पर यूनिट लेंथ का मास क्या होगा, वो लीनियर मास डेंसिटी, और इसको भी लैम्डा से रिप्रेजेंट करते थे, वो होता था एम बाई एल। लेकिन यह है क्यू बाई एल, इससे हम पर यूनिट लेंथ का चार्ज पता चल गया। ठीक है। कूलम पर मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। अगर मान लो किसी वायर पे चार्ज दे रखा है और उसका लैम्डा गिवन है, पर यूनिट लेंथ का चार्ज गिवन है, लैम्डा का मतलब कई बार क्यू नहीं दिया होता, लैम्डा गिवन होता है, तो हम क्यू ढूंढ सकते हैं ऐसे।
लैम्डा इंटू एल, यानी एल लेंथ है और लैम्डा उसका पर यूनिट लेंथ का चार्ज है, तो एल लेंथ का चार्ज कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू एल। तो अगर मान लो किसी वायर का लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा गिवन है और हमें उसके एक्स लेंथ के चार्ज की जरूरत पड़ रही है, तो लैम्डा इंटू एक्स कर देंगे। अगर हमें इसके छोटे से डी एक्स लेंथ पे कितना चार्ज है उसकी जरूरत पड़ रही है, तो लैम्डा इंटू डी एक्स कर देंगे। यानी जितनी लेंथ के चार्ज की जरूरत है उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उतनी लेंथ का चार्ज हमें मिल जाएगा। ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसमें देखो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अपन दो एग्जाम्पल अपने पढ़ेंगे अपने सिलेबस में। दो एग्जाम्पल हैं इसके, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पढ़नी है। स्ट्रेट वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे हम, और रिंग, ये दो इस कैटेगरी में है। सीधा एक वायर है, उसको चार्ज दे दिया जाए तो वो अपने आसपास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उसके फॉर्मूले बनने वाले हैं, उसके सवाल बनेंगे। और स्ट्रेट वायर को अगर घुमा के रख दें तो वो रिंग बन जाती है। तो रिंग को अगर चार्ज दिया जाए और वो अपने आसपास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, उसका फॉर्मूला भी अपन सीखेंगे। तो ये दो टाइप के सवाल हमें मिलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर नहीं है तो चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, तो उसको कहेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नाम से पता चल रहा है, क्यू चार्ज अगर ए एरिया में, सरफेस मतलब एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है चार्ज, क्यू चार्ज अगर ए एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, तो हम पर यूनिट एरिया का चार्ज अगर ढूंढें क्यू बाई ए, तो उस डेंसिटी को नाम देते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, या एरिया चार्ज डेंसिटी भी कह सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको जनरली सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मतलब है, इसकी डेफिनेशन ये, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। यूनिट अगर देखेंगे तो कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। इसको अगर कैलकुलेट करना है, जैसे क्यू चार्ज ए एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, तो सिग्मा ढूंढेंगे अपन क्यू बाई ए से, पर यूनिट एरिया का चार्ज पता चल गया। इसकी हेल्प से जैसे कई बार कोई सरफेस दिया होगा, उसका चार्ज न गिवन होके उसका सिग्मा दे दिया जाता है कि पर यूनिट एरिया का चार्ज कितना है, तो हमें उसका चार्ज चाहिए हो, ऐसे सिग्मा इंटू ए। उसके किसी भी एरिया का चार्ज हम पता कर सकते हैं सिग्मा से। सिग्मा है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो इतने एरिया का चार्ज क्या हो जाएगा, वो अपन इस फॉर्मूले से ढूंढ पाएंगे। इसको कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसके भी देखो कुछ एप्लीकेशंस हम पढ़ने वाले हैं, कुछ एग्जांपल्स। जैसे हम इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर एग्जांपल डिस्क वाला केस इसी में आएगा। डिस्क डिस्क को अगर बहुत बड़ा कर दें, बहुत बड़ी रेडियस का, तो इसको बोल देते हैं लार्ज सीट। लार्ज सीट, लार्ज मतलब इनफाइनाइट साइड लेंथ हो जाए इसका, लार्ज सीट इसी केस में आएगा। और थिन हॉलो स्फीयर, इन सब की इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने वाले हैं। थिन हॉलो स्फीयर, थिन हॉलो स्फीयर समझ ही रहे हैं, अंदर से पूरा खाली कर दिया, एक पतला सा सरफेस बचेगा, उसको चार्ज देंगे तो पूरा सरफेस पे आएगा, अंदर तो खाली है, अंदर तो हवा है, उसमें जो भी चार्ज है उसके जो मटेरियल है सरफेस पे ही है वो मटेरियल, ये भी सरफेस के डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। सरफेस के डिस्ट्रीब्यूशन में देखो हम डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने वाले हैं, हम लार्ज सीट की इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने वाले हैं, और हम थिन हॉलो स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थिन हॉलो सिलेंडर भी इसी केस में आएगा। इसका और एग्जांपल लिख सकते हो कुछ, इधर देखो, यहाँ लिखूंगा मैं, थिन हॉलो सिलेंडर। थिन हॉलो सिलेंडर यानी अगर थिन हॉलो सिलेंडर है, अंदर से खाली है, तो वो भी पूरा सरफेस पे ही होगा उसका चार्ज, ये भी सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन में ही आएगा। अब बात आती है, देखो सॉलिड अगर स्फीयर हो गया या सॉलिड सिलेंडर हो गया, तो सॉलिड में भी फिर दो कैटेगरी बना करेंगे। जैसे मान लो सॉलिड स्फीयर है, अब सॉलिड स्फीयर किस मटेरियल से बना हुआ है, दो तरह के मटेरियल होते हैं, अपन करेंगे डिस्कस जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे होंगे। दो तरह के मटेरियल आपने सुने भी होंगे, एक होता है कंडक्टिंग और एक नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग मतलब मेटल्स वगैरह, नॉन कंडक्टिंग जो इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं। इनमें क्या बेसिक डिफरेंस होता है, कोई सब्सटेंस कंडक्टिंग है कोई नहीं है, तो क्या सब फ्री मतलब है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टिंग में फ्री, और नॉन बिल्कुल बिल्कुल, कंडक्टिंग में हाँ बॉन्डेड बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन्स।
हाँ बिल्कुल, यही अंतर होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से जो कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो इतने फ्री होते हैं कि उस सब्सटेंस या उस मटेरियल के अंदर ही घूम सकते हैं। इतनी एनर्जी नहीं होती कि अपने आप बाहर आ जाए, कुछ एनर्जी दे देंगे तो बाहर भी आ सकते हैं वो, लेकिन फ्री का मतलब वो इतने फ्री हैं कि अंदर ही अंदर घूम सकते हैं। लेकिन इंसुलेटिंग या नॉन कंडक्टिंग जो मटेरियल होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं लेकिन फ्री नहीं होते। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है मतलब चार्ज कैरियर्स नहीं है, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम जनरली फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि कंडक्टर्स में करंट फ्लो होती है, यानी चार्ज फ्लो होता है, और इंसुलेटर्स में नहीं होता। ठीक है, तो अपन करंट वाला एक चैप्टर आने वाला है इसके आगे, तो उसका नाम ही ये है इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। तो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर्स में फ्लो होती है, इंसुलेटर्स में फ्लो नहीं होती। रीजन इसका सिंपल है कि चार्ज कैरियर्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अवेलेबल हैं। तो जैसे इस चैप्टर के लास्ट में अपन कंडक्टर्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, क्या बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं कंडक्टर्स। उन्हीं में से एक प्रॉपर्टी ये होती है कि किसी भी कंडक्टर को, कोई भी शेप साइज हो उसका, किसी भी कंडक्टर को जो चार्ज दिया जाता है तो वो चार्ज उसके अंदर मटेरियल के अंदर न रहकर वो पूरा सरफेस पे आ जाता है। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। क्यों होता है वो सब डिटेल में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो उसी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा ध्यान में रख के देखो, यहाँ अपन सॉलिड स्फीयर की बात करें, जैसे सॉलिड स्फीयर कौन सी कैटेगरी में आएगा, सरफेस वाले में या वॉल्यूम में। तो सॉलिड स्फीयर अगर कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है तो हमें पता है कि कंडक्टर को जो भी चार्ज देंगे, भले अंदर जाके चार्ज दो, वो पूरा सरफेस पे आना है। तो कंडक्टिंग स्फीयर है वो भले ही सॉलिड है तो वो भी इसी कैटेगरी में आने वाला है, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? क्योंकि इसका सारा चार्ज सरफेस पे आके बैठ जाना है। कंडक्टिंग अगर सॉलिड सिलेंडर भी है, कंडक्टिंग है मटेरियल का, सॉलिड है लेकिन कंडक्टिंग है, तो वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होगा या नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर होगा, वो फिर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन में आएगी, उसका चार्ज सारा सरफेस पे नहीं आएगा, वो अंदर वॉल्यूम में रहेगा। तो इसके और एग्जांपल हम पढ़ने वाले हैं। कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, वो भी इसी कैटेगरी में आएगा, एंड सिलेंडर, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर एंड सिलेंडर, ये दोनों भी इसी कैटेगरी में आने वाले हैं। ठीक है, लेकिन जब ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के हो जाएंगे दोनों, तो ये फिर तीसरी कैटेगरी में पहुंच जाएंगे जिसे हम वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। तो सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन में इतने सारे फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं। डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़ेंगे, लार्ज सीट की इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़ेंगे, थिन हॉलो स्फीयर का भी इसी कैटेगरी में पढ़ेंगे। इन सब के लिए सिग्मा डिफाइन होगा, ये वाली डेंसिटी। थिन हॉलो सिलेंडर भी इसी में आएगा, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर और कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर भी इसी में आएगा। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के बने हुए फिर तीसरी कैटेगरी में चलेंगे। तो इन सब की इलेक्ट्रिक फील्ड अपन वन बाई वन सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं और इनके सवाल भी बनेंगे। तीसरी कैटेगरी या तीसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अपना वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी अगर चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके लिए डेंसिटी वॉल्यूम डेंसिटी बनेगी। वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, इसके लिए डिफाइन होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है रो से, ये सिंबल होता है। ठीक है, नाम से ही पता चला, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, कूलम पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट हो जाएगी। फॉर्मूला इसका ही, क्यू चार्ज वी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, तो क्यू बाई वी। अगर ऐसे यूज करना हो तो रो इंटू वी, ऐसे यूज होगा। अगर किसी मटेरियल की चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम वाली चार्ज डेंसिटी गिवन है रो, तो हमें पता करना हो कि इस सब्सटेंस या इस मटेरियल के इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, तो उस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे रो को, तो चार्ज पता चल जाएगा। ठीक है, तो दोनों फॉर्मेट में ये फॉर्मूला यूज होता है। चार्ज और वॉल्यूम पता है तो रो ढूंढ लेंगे, अगर रो गिवन है, डेंसिटी गिवन है, तो अपन चार्ज नहीं पता कर सकते। इसमें अपन वही पढ़ेंगे, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर एंड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो होंगे नॉन कंडक्टिंग
या इंसुलेटिंग कह सकते हैं, सॉलिड, स्फीयर एंड सिलेंडर। इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन से कैलकुलेट की जाएगी, डेंसिटी रो से कैलकुलेट की जाएगी। तो अगर चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं है, अगर पॉइंट चार्ज हो गया तो फिर ये सब कहानी खत्म है, फिर तो साइज उसका नेग्लिजिबल लेके पॉइंट से सामान लेंगे। तो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो पता है हमें, के क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर पॉइंट चार्ज नहीं है, इनमें से कोई पॉसिबिलिटी है, तो फिर इनके अलग फॉर्मूले बनेंगे और वो अपन बनाते हैं। आज स्टार्टिंग होगी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के पहले वाले एग्जाम्पल स्ट्रेट वायर से। तो अब आप हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। ये हेडिंग है नेक्स्ट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, यानी स्ट्रेट वायर है उसको चार्ज दिया जाए, ये तो समझ गए, डेंसिटी तो उसके लिए लैम्डा होगी। वो उस वायर के आसपास का जो रीजन है, उस रीजन में वो वायर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा हो, उसके फॉर्मूले बनेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर को चार्ज कर रखा है, और यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब चार्ज जो दे रखा है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा नहीं है कहीं चार्ज ज्यादा कहीं कम, पूरे वायर पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब देखो किसी भी वायर को जब चार्ज दे दिया गया, जैसे मान लो ये वायर है, इसको चार्ज दिया, तो ये अपने आसपास वाले पूरे स्पेस में हर जगह पे, यहाँ 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 सब जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन हम इलेक्ट्रिक फील्ड तो सब जगह की बता सकते हैं, लेकिन उन सारे पॉइंट्स को कुछ खास खास नाम लेके भी कई बार फॉर्मूले बनते हैं। जैसे मान लो ये स्ट्रेट वायर है, और इस स्ट्रेट वायर ने आसपास हर जगह पे फील्ड पता प्रोड्यूस की है, लेकिन हमें पता करना है एक स्पेशल पॉइंट पे, जो ये जो वायर है, इस वायर को इधर एक्सटेंड करें, इधर पे एक्सटेंड करें, तो वायर की जो लेंथ है, इस पे ही कहीं पॉइंट आ रहा हो, इधर हो सकता है या इधर हो सकता है। ठीक है, ये तो स्पेशल पॉइंट होगा। बाकी पॉइंट यहाँ हो गया, तो ये देखो वायर के अलोंग नहीं आ रहा, वायर की लेंथ के अलोंग नहीं, ये कोई जनरल पॉइंट होगा, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। तो सबसे पहले जो अपन फॉर्मूला इसका बनाने वाले हैं वो ये है, अलोंग लेंथ ऑफ वायर। ये देखो इसका मतलब समझ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें जिस पॉइंट पे पता करनी है इस वायर की, वो उसकी लेंथ के अलोंग ही एक पॉइंट लिया जा रहा है। जैसे सपोज ये वायर है अपने पास, वायर या रॉड कह सकते हैं, थिन रॉड, मतलब ये एक पतला सा वायर है, ए बी वायर है, इसको क्यू चार्ज दे रखा है, एल इसकी मान लो लेंथ है, और वायर तो यह है इतना, ए से लेके बी तक। लेकिन अगर इसको इधर एक्सटेंड करें, तो ये हो गई वो लाइन जो इसकी लेंथ के अलोंग है, वो इधर भी हो सकती है। तो इसी लाइन पे कहीं बी के इधर या ए के इधर, इसी लाइन पे कहीं पॉइंट लिया जा रहा है जहाँ इस वायर ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की होगी। तो उस फील्ड की हमें कैलकुलेशन करनी है। जैसे मान लो यहाँ कहीं है पॉइंट, ये रहा पी पॉइंट, जहाँ फील्ड बतानी है, और इसकी डिस्टेंस यहाँ से इस वाले नजदीक वाले एंड से आर है मान लो, और ये लेंथ एल है, वायर की लेंथ एल है, पता है। तो क्यू चार्ज एल लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सबसे पहले इसके लिए लैम्डा डिफाइन कर देंगे, क्यू बाई एल। या तो लैम्डा दिया ही होगा इस वायर का, नहीं दिया तो ऐसे ढूंढ लेंगे लेंथ। तो सिचुएशन ये है कि इस वायर को चार्ज दे रखा है, चार्ज वायर है ये,
अब इस वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है हमें एक खास पॉइंट पे जो इस वायर की लेंथ के अलोंग है, इधर या उधर भी हो सकता था, एक के लेफ्ट उधर आर डिस्टेंस। ठीक है, अब इस वायर पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अभी मैं पॉजिटिव मान के ही ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ, लेकिन बाद में जनरलाइज हो जाएगा कि ये चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव। अभी हम पॉजिटिव मान के पता कर। तो अब देखो ये जो पूरा वायर है यहाँ से यहाँ तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी लेंथ में। तो इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इसने प्रोड्यूस की होगी, तो हमें देखो फॉर्मूला अभी तक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है। तो हम इसे देखो ऐसा मान सकते हैं कि इस पूरे वायर को, पूरा वायर तो पॉइंट चार्ज नहीं है, लेकिन इसमें छोटे छोटे पीस बनाए इसके, डीएल 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 लेंथ के छोटे छोटे पार्ट, डी क्यू चार्ज के। तो ऐसा मान सकते हैं ये पूरा वायर बहुत छोटे छोटे इनफाइनाइट पॉइंट चार्ज से मिलकर बना होगा। तो भाई Yes, sir. यस सर। है ना, Yes, sir. तो उन सारे छोटे छोटे डी क्यू जो चार्ज हैं उन सब की यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर दें और उसका रिजल्टेंट, तो वो इस पूरे वायर की फील्ड आ जाएगी। ठीक है, तो तरीका देखो इसका क्या है कि इस पे वो छोटे छोटे जो डी क्यू चार्ज हैं वो देखो मैं मान रहा हूँ, मान लो यहाँ से ये एक्स डिस्टेंस पे, इस पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे इस वायर की छोटी सी डी एक्स लेंथ ली है मैंने, ये वाली लेंथ। अब इस छोटी सी डी एक्स लेंथ पे डी क्यू चार्ज होगा। अब मैं इस पूरे वायर को तो पॉइंट चार्ज नहीं मान सकता, लेकिन इस डी क्यू छोटे से डी क्यू चार्ज जिसकी लेंथ डी एक्स है, क्या मैं इस डी क्यू चार्ज को पॉइंट चार्ज मान सकता हूँ? Yes, Yes. Yes, sir. तो अब इस डी क्यू चार्ज की इससे एक्स डिस्टेंस पे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डी क्यू चार्ज छोटा चार्ज, तो इसकी छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड डीई वो हम ढूंढ लेते हैं। देखो डीई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितनी आएगी, डीई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा दिया हमने। डी क्यू की वैल्यू रख देंगे के क्यू बाई एल। देखो डी क्यू की वैल्यू कैसे ढूंढ रहा हूँ मैं, डी क्यू है डी एक्स लेंथ का चार्ज। देखना ध्यान से डी क्यू कैसे ढूंढ के लाया जा रहा है। क्यू बाई एल है चार्ज पर यूनिट लेंथ, और हमें चाहिए डी एक्स लेंथ का चार्ज। डी क्यू की कैलकुलेशन समझ में आएगी होंगी सबकी। तो क्यू बाई एल इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया डी ई इज इक्वल टू के क्यू बाई एल और डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। अब अगर ये क्यू चार्ज पॉजिटिव है तो ये जितने भी डी क्यू छोटे छोटे पॉजिटिव चार्ज होंगे, तो ये डी क्यू अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, ये डायरेक्शन होगी। अब अगर हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है यहाँ पूरे वायर की वजह से यहाँ से यहाँ तक, तो फिर हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे। अब डायरेक्ट इंटीग्रेट करने से काम चल जाएगा, क्योंकि जितने भी डी क्यू होंगे उन सब की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही आएगी, तो सब ऐड हो जाएंगे सिंपली। ऐड मतलब इंटीग्रेट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखो पी पॉइंट में मैं कैसे ढूंढ रहा हूँ, के क्यू बाई एल तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, कांस्टेंट है, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। एक्स की क्या लिमिट रखें कि ये वायर बी से लेके ए तक पूरा वायर कवर हो जाए। G X को R से L. 0 to L. R से लेके R प्लस L। आर से लेके आर प्लस एल। जब बी वाले एंड पे होंगे तो एक्स की वैल्यू आर होगी, और जब ए वाले एंड पे पहुंच जाएंगे तो एक्स की वैल्यू आर प्लस एल हो जाएगी। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ई इज इक्वल टू के क्यू बाई एल, और इसका इंटीग्रेशन -1/x होगा, और लिमिट्स Right. लगाएंगे 1/r माइनस 1/r प्लस एल। लिमिट्स लगाने के बाद ऐसा कुछ आएगा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो के क्यू ऊपर आएगा आर प्लस एल माइनस आर, तो आर कैंसिल हो गया, एल बचेगा, एल से एल कैंसिल हो गया, डिवाइडेड है आर इंटू आर प्लस एल। ये आ गया फॉर्मूला। इस वायर ने इसकी लेंथ के अलोंग यानी इसके नजदीक वाले एंड से आर डिस्टेंस पे इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की होगी, उसका आंसर आ गया। एल वायर की लेंथ है
Q वायर पे चार्ज है और R वायर के नजदीक वाले एंड से इसकी डिस्टेंस है। ये पॉइंट इधर की बजाय इधर भी हो सकता था, वो यहाँ से R हो जाता। डायरेक्शन इसकी समझ ही गए होंगे। अगर वायर पे चार्ज पॉजिटिव है तो ये होगी अवे फ्रॉम द वायर, और अगर चार्ज नेगेटिव हो गया तो ये फील्ड टुवर्ड्स द वायर आ जाएगी। इस फॉर्मूले में मैग्नीट्यूड आ रहा है तो इसमें क्यू साइन के साथ नहीं रखना, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। साइन तो डायरेक्शन डिसाइड करेगा, और डायरेक्शन हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज की अवे होती है और नेगेटिव चार्ज की टुवर्ड्स होती है। डायरेक्शन समझ में आ गई? यस सर। Yes, sir. हाँ। अब देखो इसमें थोड़ा सा और इसे थोड़ा दूसरे तरीके से ये देखेंगे। इस फॉर्मूले को जनरल फॉर्मूला तो यही है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन लगाऊंगा। देखो ध्यान देना, ये कंडीशन देखो मैं क्या लगा रहा हूँ। ये पहला पार्ट ही डिस्कस कर रहे हैं अभी हम, स्पेशल पॉइंट। कंडीशन देखो मैंने क्या लगाई, ध्यान देना। ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही है, लेकिन कंडीशन कुछ ऐसी है। पहले पार्ट की ए वाली कंडीशन देखो मैं क्या लिख रहा हूँ। इफ R is very large as compared to L, यानी ये जो वायर है इसकी लेंथ L है और जिस पॉइंट पर हमें फील्ड बतानी है वो पॉइंट बहुत दूर है इससे, यानी R बहुत ज़्यादा है। देखो R अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा L के कंपैरिजन में, तो क्या मैं R प्लस एल को R प्लस एल में से L नेगलेक्ट कर सकते हैं हम? यस Yes, सर। sir. तो क्या फॉर्मूला तैयार होगा बताइए? ई का के के क्यू क्यू बाय अपॉन, आर Q upon R square. कितने लोग समझ गए कि ये फॉर्मूला क्यों आ रहा है? ये किसके लिए होता था फॉर्मूला? पॉइंट चार्ज के लिए। पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा कि वायर इस कंडीशन के साथ? ये तो डेफिनेशन होती है पॉइंट sir. चार्ज। जिस पॉइंट पर हमें फील्ड पता करनी है वो बहुत ज़्यादा दूर है वायर के साइज के कंपैरिजन में, तो इस कंडीशन के साथ इस वायर को हम क्या मान सकते हैं? एज पॉइंट चार्ज। सही बात पकड़ में, और फॉर्मूला अपने आप पॉइंट चार्ज का आ ही गया। दूसरी कंडीशन देखो मैं क्या लगाऊंगा, ध्यान देना जरा। दूसरी कंडीशन इसका उल्टा, इफ L इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू R, वायर की लेंथ बहुत ज़्यादा है। तो वायर की लेंथ अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है इस डिस्टेंस के कंपेरिजन, यानी पॉइंट बहुत नज़दीक है और लेंथ बहुत ज़्यादा है, जैसे वायर की लेंथ है 1 मीटर और जिस पॉइंट पर फील्ड पता करनी है वो 1 आध मिलीमीटर का ही है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। समझ रहे हो ना? इस पिछले वाले केस में उल्टा था, वायर की लेंथ कुछ सेंटीमीटर में है और जिस पॉइंट पर फील्ड पता करनी है वो 50-100 मीटर दूर है। ठीक है, पहली कंडीशन दूसरे में अंतर समझ में आ रहा है? कि भाई यस सर। Yes, sir. तो देखो ये जो दूसरी कंडीशन है इसका मैं नाम लिख रहा हूँ, देखो समझ जाना। इसका नाम देखो क्या लिख रहा हूँ, थोड़ी सी हिम्मत जुटाएंगे तो इसका नाम ये होगा, देखो Yes, sir. इनफाइनाइट लॉन्ग वायर कहते हैं। यानी वायर की लेंथ जब ज़्यादा हो जाती है डिस्टेंस आर के कंपैरिजन में, तो उस वायर का ये नामकरण रखा जाता है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। अगर ऐसा हो गया तो देखो जरा, अब आर प्लस एल में से क्या नेग्लेक्ट होगा? R. आर। और आर, आर ये वाला आर नेग्लेक्ट हो जाएगा। आर, इस आर को मत हटा देना थी। तो क्या फॉर्मूला बन के आएगा? ए इक्वल टू आर एल। के क्यू बाई आर इंटू एल। तो इसको देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, ध्यान देना। ई इज इक्वल टू ये क्यू बाई एल, क्यू बाई एल क्या था अपना? लैम्बडा। Lambda. लैम्डा। तो ये इस फॉर्मेट में याद रखना है आपको, के लैम्डा बाई आर, ये आ गया। इसका डायग्राम बनाऊंगा देखो मैं अभी।
इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया के लैम्डा बाई आर। लैम्डा गिवन होगा और आर तो डिस्टेंस है ही। तो इस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर को देखो डायग्राम में कैसे बना दिया जाता है वो समझना जरा। तो इसमें जे वो वाला आर निगलेक्ट क्यों नहीं किया आपने से? यार कुछ लोग तो पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। किसी चीज को नेगलेक्ट किसी के कंपैरिजन में तो किया जाता है। कोई चीज किसी से बड़ी है तभी तो नेगलेक्ट की जाएगी। नेगलेक्ट का क्या मतलब है? जीरो मान लें उसे। तो जीरो मान लें मतलब किसी के कंपैरिजन में तो मानोगे। यस। हम्म। अब एक लिखा हुआ है 0.1 प्लस और एक लिखा हुआ है अलग 0.1। तो इसको थोड़े खत्म कर लोगे, यही तो कह दोगे कि ये जो पूरा है इसके कंपैरिजन में ये नेग्लिजिबल है, तो ये दिस इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू ये हो जाएगा। तो ये मैथ की बड़ी बेसिक सी चीजें होती हैं, पता होनी चाहिए। ठीक है। यस सर। आर को ही हटा दिया तो फिर क्या रहेगा इसमें, क्योंकि मीनिंगलेस बातें पूछ ली जाती हैं कई बार। इसका देखो डायग्राम कैसे बनाते हैं, इसको डायग्राम में कैसे देखा जाता है। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर को देखो ऐसे बना दिया जाता है, ऐसे ये ऐसे वायर बना के दिया जाए। यानी ये बी एंड तो यहाँ है लेकिन ए वाला जो एंड है वो बहुत दूर चला गया एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तक जा रहा है ये। इन्फिनिटी मतलब इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है और लैम्डा इसके लिए गया चार्ज डेंसिटी है। ऐसे बना के दे दिया जाता है लैम्डा में। और अच्छा बी वाला एंड तो यहाँ है ही। अब यहाँ से देखो यहाँ वायर यहाँ तक खत्म हो गया है लेकिन इधर काफी दूर तक जा रहा है वायर। ए वाला एंड वहाँ इन्फिनिटी पे जाके मिलने वाला है, इसको इनफाइनाइट लॉन्ग वायर कहेंगे। अब इससे देखो यहाँ इस वाले एंड से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लिया गया ये। अब इस जगह पे हम फील्ड पता कर रहे हैं। अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो ये फील्ड आएगी अवे और इसकी वैल्यू आ रही है के लैम्डा बाई आर। ऐसे फॉर्मूला। अगर ऐसा हो गया जैसे ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, दूसरा डायग्राम अगर इसका बनाना है, ये देखो ऐसे इनफाइनाइट लॉन्ग वायर वही वाला, बी एंड तो यहाँ है लेकिन इसकी डेंसिटी है माइनस लैम्डा, इसको नेगेटिव चार्ज दिया गया है और वो वाला एंड इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो अब इस जगह पे जो फील्ड आएगी इस पॉइंट पे यहाँ से आर डिस्टेंस, तो फील्ड की वैल्यू तो वही आएगी के लैम्डा बाई आर। लेकिन डायरेक्शन देखो मैंने उधर कैसे बना दी, समझ गए? Yes, sir. तो इस फॉर्मूले में लैम्डा साइन के साथ नहीं रखना होता हमें कभी, ध्यान रखना। ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, बस साइन से अंतर पड़ेगा इसकी डायरेक्शन में। अगर पॉजिटिव चार्ज है या पॉजिटिव डेंसिटी है तो अवे फ्रॉम द वायर, नेगेटिव चार्ज है नेगेटिव डेंसिटी है तो टुवर्ड्स द वायर। ठीक है, फॉर्मूला वही होगा के लैम्डा बाई आर। पहला वाला केस तो पॉइंट चार्ज ही बन गया था के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा वाला जो फॉर्मूला है ये ज्यादा यूज होता है के लैम्डा बाई आर। वायर को इनफाइनाइट लॉन्ग कह दिया जाता है सवाल में, और फिर वायर की लेंथ के अलोंग उसके एक एंड से, भले इनफाइनाइट लॉन्ग है लेकिन कहीं ना कहीं एंड तो उसका होगा ही होगा, तो एक एंड से आर डिस्टेंस पे पॉइंट लिया जा रहा है तो वहाँ फील्ड का ही। अच्छा एंड तो यहाँ भी होगा कहीं, ए वाला वो काफी दूर होगा बात अलग है, तो उस एंड से आर डिस्टेंस उधर पॉइंट ले लेंगे, वहां भी आंसर मिल जाएगा। ठीक है, समझिए क्या? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. ठीक है। तो अब इसका ध्यान रखना है हमें कि चार्ज कैसा दिया है, प्लस लैम्डा वाला या माइनस, वो मेंशन होगा सवाल में। चार्ज पॉजिटिव देंगे तो प्लस लैम्डा आएगा, नेगेटिव देंगे तो माइनस लैम्डा आएगा। तो मैग्नीट्यूड में तो हमें चिंता करनी नहीं कि लैम्डा प्लस है या माइनस है, वो तो मैग्नीट्यूड तो के लैम्डा बाई आर ही होगा। और ये तो वही कंसेप्ट चल रहा है अपना पुराना ही, पॉजिटिव चार्ज तो फील्ड अवे
नेगेटिव चार्ज तो फील्ड टुवर्ड्स, क्योंकि यहाँ जितने भी छोटे छोटे चार्ज आएंगे वो सब पॉजिटिव आएंगे, सबकी फील्ड आगे आएगी, तो नेट फील्ड भी आगे। और यहाँ जितने छोटे छोटे चार्ज आएंगे वो सब नेगेटिव आएंगे, उन सब की फील्ड टुवर्ड्स आएगी। ये पहला पॉइंट अपन ने डिस्कस कर लिया। हम स्ट्रेट वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कर रहे हैं। और स्ट्रेट वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन में हमने पहला स्पेशल पॉइंट डिस्कस किया है, और वो स्पेशल पॉइंट ये है कि वायर की लेंथ के अलोंग ही पॉइंट लिया जाए तो उस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। और उस पहले पॉइंट पे फिर हमने ये दो पॉइंट डिस्कस किए थे अप्रोक्सीमेशन के बाद या कंडीशंस लगाने के बाद, और ये सब फॉर्मूले की तरह काम आएंगे, तो सवालों में काम आने वाले हैं। ये सब सवाल करेंगे, ये फॉर्मूले तैयार हो रहे हैं ये सब। अब देखो दूसरा पॉइंट इसका जो डिस्कस होगा वो ये होगा कि जो पॉइंट जिस पर हमें फील्ड पता करनी है वो वायर की लेंथ के अलोंग नहीं है, कहीं भी है, कोई भी जनरल पॉइंट। यही दो पॉसिबिलिटी हो सकती है इसमें, या तो पॉइंट वायर के अलोंग होगा या फिर नहीं होगा। तो दूसरा जो केस है इसमें, दूसरी पॉसिबिलिटी, एट एनी जनरल पॉइंट, इसे डायग्राम से समझाते हैं। देखो एट एनी जनरल पॉइंट मतलब ये डायग्राम देखो, अगर ऐसे बना है, ये वायर है अपने पास, वायर ऐसे भी बना सकते हैं, ये ए बी वायर, ठीक है। अब ये तो वायर रखा हुआ है, तो अगर ऊपर इसकी लेंथ के अलोंग यहाँ कहीं पॉइंट ले लिया जाए या इधर कहीं पॉइंट ले लिया जाए, वो तो पहला पॉइंट डिस्कस हो गया अलोंग द लेंथ। लेकिन यहाँ कहीं पॉइंट ले लें या यहाँ कहीं पॉइंट ले लें, जैसे यहाँ कहीं पॉइंट लिया गया पी पॉइंट, इस पर हमें फील्ड बतानी है, तो सब लोग समझ गए होंगे ये पॉइंट जो है इसकी लेंथ के अलोंग तो है नहीं, कोई भी जनरल पॉइंट है ये, ठीक है। Yes, sir. यस हाँ, तो अब इस पॉइंट पे देखो फील्ड की कैलकुलेशन हमें करनी है इस वायर की वजह से, और इस वायर के लिए देखो इसकी लेंथ दे रखी होगी ये पूरी ए से लेकर बी तक, चार्ज इस पे क्यू दे रखा है, लैम्डा ढूंढ लेंगे इसका, या फिर लैम्डा ही दिया होगा इसके लिए, लैम्डा ऐसे ढूंढ के ले आएंगे क्यू बाई एल से, या तो क्यू और एल दिए होंगे या फिर लैम्डा ही दिया होगा, कुल मिला के बात है लैम्डा हमने पता कर लिया होगा। और देखो क्या क्या दिया होगा, ये वायर है और ये पॉइंट है जहाँ फील्ड बतानी है, तो जिस पॉइंट पर हमें फील्ड बतानी है उस पॉइंट को लोकेट करने के लिए कुछ चीजें दी होती हैं। जैसे इस पॉइंट से अगर इस वायर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम, ये रहा देखो, ये परपेंडिकुलर है आर, ये दे रखी होगी, यानी जिस पॉइंट पर फील्ड बतानी है उस पॉइंट से वायर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, तो उस परपेंडिकुलर की लेंथ है आर, ये नोन होगा। वायर का चार्ज और लेंथ या लैम्डा ये सब पता है हमें। और देखो क्या पता होगा, अगर मैं इस पी पॉइंट से वायर के ऊपर वाले एंड को मिलाऊं, ये रहा, और ये आर वाली लाइन और ये ऊपर वाले एंड को मिला दिया, तो ये एक एंगल नजर आ रहा होगा आपको, इसको थीटा वन ये एंगल दिया है। अगर मैं इस पॉइंट से वायर के लोअर एंड को मिलाऊं तो ये एंगल भी पता होगा हमें, थीटा टू। ये सारी चीजें गिवन है, ये इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, ये दोनों एंगल्स पता है, और वायर की चार्ज और लेंथ या लैम्डा ये सब पता है। इन सब की हेल्प से हमें इस पी पॉइंट पे इस वायर में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रखी है उसका फॉर्मूला तैयार करना, ठीक है। क्या क्या चीजें गिवन होंगी वो समझ में आ गया सबके। यस Yes. सर अब कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो वो सीख लो जरा, तरीका अपना वही है। हम अभी तक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जानते हैं, अब पॉइंट चार्ज की तरह ही मानेंगे इसे, यानी इस पूरे वायर को पॉइंट चार्ज नहीं मान सकते, लेकिन इसमें छोटे छोटे पॉइंट चार्ज बहुत सारे बने होंगे, तो उन्हीं में से एक पॉइंट चार्ज देखो मैं कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ, ये रहा, यहाँ से x डिस्टेंस पे, और ये dx लेंथ का, और ये छोटा सा चार्ज dq कह सकते हैं इसे, dq। तो इस छोटे से dq चार्ज की फील्ड ढूंढेंगे। अच्छा ये तो r वाली लाइन है, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दो,
अब देखो इस डी क्यू चार्ज, अभी मैं पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ चार्ज, डी क्यू पॉजिटिव होगा, तो इस डी क्यू चार्ज ने इस पॉइंट पे जो फील्ड प्रोड्यूस की होगी वो देखो वो इस डिस्टेंस से आएगी। और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया, ये देखो डीई, डीई सही बनाया था देखो मैंने। Yes, sir. इस छोटे से डी क्यू चार्ज की यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, डी क्यू पॉजिटिव ले लिया तो अवे फ्रॉम द चार्ज, ये डी, ठीक है। डीई की वैल्यू ढूंढते हैं। अच्छा ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये मान लो यानी डी क्यू वाला चार्ज यहाँ से ये थीटा एंगल बनाए हुए। तो अब देखो अपन डीई कैसे ढूंढते जाते हैं। पहले तो डी क्यू ढूंढते हैं। डी क्यू क्या होगा अपना, लैम्डा इंटू डी एक्स, डी क्यू समझ लो, क्यू बाई एल इंटू डी एक्स कह सकते हैं, या लैम्डा इंटू डी एक्स, डी एक्स लेंथ का चार्ज है। डीई देखो क्या है, डीई, डीई होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर मतलब इस वाली डिस्टेंस का स्क्वायर, कितनी होगी ये लेंथ, पाइथागोरस लगाएंगे The root इसमें, r square plus x square. रूट हट जाएगा है ना। तो डी क्यू की वैल्यू रखेंगे तो के लैम्डा डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया डीई, और डीई की ये डायरेक्शन है। अब देखो, अब यहाँ थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमें। अच्छा पिछले वाले केस में और इसमें एक बेसिक अंतर ढूंढो, बेसिक डिफरेंस। पिछले वाले केस में जितने भी डी क्यू थे उन सबका डीई एक ही डायरेक्शन में था, क्या Yes, यहाँ sir. पे ऐसा है? No, sir. No, sir. No, sir. यहाँ से यहाँ देखो ये डी क्यू, अगर यहाँ डी क्यू लेंगे तो उसकी फील्ड ऐसे आएगी, डीई ऐसे आएगी। तो इसमें जितने भी डी क्यू हैं उन सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड डीई, सबकी डायरेक्शन अलग अलग होंगी, है ना। तो Yes, sir. तो कितने लोग इस बात से सहमत हैं, मैथ के स्टूडेंट आप सब हैं, कि इसके डीई के डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने से नेट फील्ड नहीं आ पाएगी यहाँ, Yes, है sir. ना। So तो बहुत सारे वेक्टर डीई डीई डी, बहुत सारे इनफाइनाइट वेक्टर हैं डीई, जब बहुत सारे वेक्टर होते हैं और सबकी डायरेक्शन अलग होती है तो उनका जब एडिशन किया जाता है तो शायद आपको याद होगा, फिर हम करते हैं उसमें कंपोनेंट्स, याद है? Yes, sir. है ना, सबके एक्स कंपोनेंट, सबके वाई कंपोनेंट, ऐसी तो रिजल्टेंट आता था बहुत सारे वेक्टर्स का। Yes, sir. तो वही वही काम देखो यहाँ होगा। अब जितने भी डीई आ रहे हैं, ध्यान देना, इधर वाला डी क्यू का डीई ऐसे आएगा, ये डी क्यू का डीई ऐसे आएगा, जितने भी डीई आएंगे, कितने लोग सहमत हैं कि उस हर डीई का एक कंपोनेंट इस लाइन में आएगा और एक इस लाइन में आएगा, ऊपर या नीचे जैसे भी, है ना। Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. तो देखो दो लाइन है अपने पास, एक ये रही, एक और बना दी मैंने। ये लाइन है वायर के परपेंडिकुलर वाली और ये लाइन है वायर के पैरेलल वाली, है ना। Yes, sir. तो इस Yes, sir. इस पी पॉइंट पे, ठीक है, इस पी पॉइंट पे जितने भी डीई के कंपोनेंट्स हैं उन सबका एक कंपोनेंट इधर आएगा सबका, तो उन सबका एक रिजल्टेंट इधर आने वाला है वायर के परपेंडिकुलर, और उन सबका एक कंपोनेंट का रिजल्टेंट इधर आने वाला है वायर के पैरेलल। मतलब इस पी पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो दो कंपोनेंट्स में मिलेगी हमें, एक वायर के परपेंडिकुलर और एक वायर के पैरेलल। Parallel. देखो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो कितने लोग सहमत हैं कि परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट आएगा वो डी कॉस थीटा के इंटीग्रेशन से आ जाएगा, Yes, sir. है ना। Yes, sir. और पैरेलल वाला जो कंपोनेंट आएगा इस लाइन वाला वो डीई साइन थीटा के इंटीग्रेशन से आएगा, ठीक है। तो वो दोनों कंपोनेंट देखो हम ढूंढ रहे हैं, ध्यान देना। ई परपेंडिकुलर ऐसे रिप्रेजेंट करना, ई परपेंडिकुलर मतलब वायर के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, इंटीग्रेशन डीई कॉस थीटा। आई बात पकड़ में। एक कंपोनेंट आएगा ई पैरेलल, वायर के पैरेलल इस लाइन में,
वो होगा इंटीग्रेशन डीई साइन थीटा। ये दोनों कंपोनेंट अगर हमें मिल जाए इंडिविजुअली तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा रूट ऑफ ई परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ई पैरेलल स्क्वायर, वो यहाँ की नेट फील्ड हो जाएगी। तो वो ढूंढ के लाते हैं पहले वन बाई वन। पहले ई परपेंडिकुलर ढूंढते हैं। ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला बनने वाला है, देखो इंटीग्रेशन डीई की वैल्यू रख रहा हूँ मैं के लैम्डा डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब इसमें देखो आर तो खैर गिवन होगा एक पॉइंट के लिए, आर तो फिक्स है, लैम्डा और के भी फिक्स है, लेकिन दो चीजें बदलेंगी इसमें, एक्स और थीटा। तो ये एक्स चेंज होगा तो थीटा भी बदलेगा। तो इस इंटीग्रेशन में दो दो वेरिएबल फंसे हुए हैं अभी, एक्स और थीटा। अब दो वेरिएबल एक इंटीग्रेशन के अंदर फंसे तो उसे इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे अभी। अभी हमें एक वेरिएबल हटाना पड़ेगा। कैसे हटेगा, देखो ध्यान से देखो। ये जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल से मैं अगर आपसे टेन थीटा पूछूं तो क्या जवाब आना चाहिए? X by R. तो x को लिख दूंगा मैं r टेन थीटा, तो dx को क्या लिख दूंगा मैं r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये दो सब्स्टिट्यूशन करने हैं हमें इसमें, थीटा में ले आएंगे इस पूरे इंटीग्रेशन को। हमें x जहां भी नजर आ रहे हैं x, उसकी जगह पे r टेन थीटा रख देना है, और dx जहां नजर आ रहा है उसकी जगह पे r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा रख देना है। के लैम्डा तो बाहर आ जाएगा, तो क्या आएगा देखो ई परपेंडिकुलर के लैम्डा तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन और sec स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर कॉमन आएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा ये के लैम्डा, नीचे एक आर बच जाएगा जो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा। देखो यहाँ तक पहुँच रहे हैं कि नहीं? Yes, sir. यहाँ तक सिंपलीफाई होकर पहुँच गए। तो अब देखो नोट कर लो फिर यहाँ तक, फिर इसे हटाऊंगा मैं बस। सर इसमें cos थीटा की वैल्यू पुट कर दो तो भी आ सकता है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या पुट करोगे? cos थीटा की सिर्फ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से निकाल लेंगे फिर इसकी। हाँ, तो एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो एक्स में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, एक्स की लिमिट्स लगानी पड़ेंगी, हो जाएगा उससे भी, लेकिन वो थोड़ा सा भारी काम रहता है। इससे आसानी से बढ़िया सा रिजल्ट बनता है। ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू के लैम्डा बाई आर इंटीग्रेशन कोस थीटा डी थीटा, पूरा इंटीग्रेशन थीटा में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए थीटा की क्या लिमिट्स नजर आ रही हैं कि ये पूरा वायर कवर हो जाए ए से बी तक। ये थीटा देखो यहाँ से मेजर हो रहा है, ये है थीटा इक्वल टू जीरो वाली जगह। ये जब हम यहाँ होंगे, ये जो डी क्यू वाला चार्ज होगा वहाँ थीटा जीरो होगा। अब इस थीटा इक्वल टू जीरो वाली लाइन से नीचे कितना जाए कि वायर तक पहुंच जाए? थीटा टू। Theta 2. और इस लाइन से ऊपर कितना जाए कि वायर तक पहुंच जाए, ऊपर वाले एंड तक? थीटा वन। तो देखना जरा मैं थीटा की लिमिट क्या रख रहा हूँ, ध्यान से चेक करना। माइनस थीटा टू से Yes, sir. थीटा वन, ये माइनस पता नहीं कहाँ से आ गया। Theta equals to 0 से नीचे. देखो एक ये थीटा इक्वल टू जीरो है, तो एक एंगल नीचे की तरफ है और एक एंगल ऊपर है, तो एक को नेगेटिव लेंगे एक को पॉजिटिव लेंगे। अगर दोनों एंगल ऊपर ही हो रहे होते या दोनों एंगल नीचे होते तो दोनों पॉजिटिव हो जाते, ये दोनों नेगेटिव हो जाते, लेकिन इसमें एक पॉजिटिव लेना है और एक नेगेटिव। अब कर दो इंटीग्रेशन साइन थीटा कोस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता ही है, और लिमिट्स लगाएंगे।
तो ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला बन जाता है जो आपको रटना है, के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये रटा होना चाहिए हमें, यानी इस पी पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है उसका एक कंपोनेंट आया ये वाला जो वायर के परपेंडिकुलर होगा, दूसरा कंपोनेंट और आएगा इस लाइन में, ऊपर आ सकता है या नीचे आ सकता है, वो आएगा डीई के साइन थीटा के इंटीग्रेशन से। तो वो काम भी करते हैं। ई पैरेलल जो था, ई पैरेलल देखो अपना क्या था, ई पैरेलल ये था, ई पैरेलल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीई साइन थीटा। अब देखो डीई की वही वैल्यू रखनी है, बस यहाँ साइन थीटा आया, बाकी फिर यही पूरा सब्स्टिट्यूशन, बस ये साइन थीटा आ जाएगा और ये साइन थीटा आ जाएगा बस। तो ई पैरेलल जो आने वाला है वो बिल्कुल इसी तरह से सिमिलरली के लैम्डा बाई आर और इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, लिमिट वही माइनस थीटा 2 से थीटा 1। तो ई पैरेलल का भी बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मूला बनने वाला है, कॉस में बनेगा, लेकिन वो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है और प्रॉपर लिमिट्स लगाएंगे। देखो जरा क्या फॉर्मूला तैयार हो गया ई पैरेलल का। सारे फॉर्मूले काम आने वाले हैं, सब फॉर्मूले रटे होने चाहिए। सर सर जैसे इसके जो डेरिवेशन वगैरह हैं, वो क्या बोर्ड में पूछे जा सकते हैं? बिल्कुल पूछे जा सकते, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। और बोर्ड में किस चीज के पूछने का चांस ज्यादा होगा वो मैं जहाँ आएगा वो बता दिया करूँगा, ठीक है। पूछा तो ये भी जा सकता है लेकिन इसके पूछने का चांस इसमें ज्यादा नहीं है। जिसका ज्यादा चांस होगा जिस डेरिवेशन का, वो वहाँ प्रॉपर लिखा दिया जाएगा कि बोर्ड के हिसाब से इम्पोर्टेंट, ठीक है। सर इसको एक और बार बता दीजिए, मेरा डिस्कनेक्ट हो रहा था। ठीक है, वो रिकॉर्डिंग देख लेना। सर ओनली 1 मिनट का, अभी डिस्कनेक्ट हुआ था। तो इसमें तो ई पैरेलल ढूंढा है हमने, और ई पैरेलल में बाकी सारी चीजें वही हुई है, बस कॉस थीटा की जगह पे साइन थीटा आ गया। ई पैरेलल था इंटीग्रेशन डी ई साइन थीटा। अब इसमें लिमिट्स लगाएंगे तो ये है अपने काम का, तो के लैम्डा बाई आर, और इसमें जब इंटीग्रेशन करोगे साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा और लिमिट्स लगाएंगे प्रॉपर साइन के साथ, तो आ जाता है कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। देखो ये आया कि किसी का, ये रटने हैं दोनों फॉर्मूले। किस तरीके से रटने हैं ये भी पता होना चाहिए। एक वायर है स्ट्रेट वायर, उसकी वजह से यहाँ किसी जनरल पॉइंट का फील्ड बतानी है, तो उस पॉइंट के लिए हमें क्या क्या पता था। यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे वायर पे, वो आर वो पता थी हमें, कि तो पता होता ही है 1/4πε0, और वायर का लैम्डा पता था हमें, और ये दोनों एंगल्स पता थे, ऊपर वाले एंड का θ1 एंगल और नीचे वाले एंड का θ2। तो ये जो जो चीजें हमें पता थी उन्हीं के टर्म्स में आंसर आ रहे हैं कि नहीं, देख लो लैम्डा आर के θ1 θ2 ये सब नोन थे। तो अब यहाँ देखो दो कंपोनेंट आ गए इस इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक इस लाइन में और एक इस लाइन में। तो नेट बताना हो तो इन दोनों का रिजल्टेंट रूट ऑफ ई परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ई पैरेलल। अब इस फॉर्मूले में देखो लैम्डा साइन के साथ बिल्कुल नहीं रखना, ये मैग्नीट्यूड्स आ रहे हैं। लैम्डा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उसका कहाँ फर्क पड़ेगा वो मैं अभी बताऊंगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी रूट ऑफ, इन फॉर्मूले से ये दोनों कंपोनेंट ढूंढ लिए जाएंगे वैल्यू रख के, और फिर ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर, इससे नेट फील्ड आ जाया करेगी, ठीक है। अब लैम्डा इसमें नेट पॉजिटिव फील्ड, होगा या नेगेटिव, हाँ नेट फील्ड सर क्या ई हुआ, परपेंडिकुलर
नेट फील्ड सर ई परपेंडिकुलर वाली होगी, पैरेलल वाली तो कैंसिल हो जाएगी सर। किसने कह यार, दिया कैंसिल हो जाएगी? एक ऊपर कंपोनेंट होगा एक नीचे साइड, तो दोनों अपोजिट कैंसिल नहीं करते? क्या ये बराबर है थीटा वन थीटा टू? ठीक है ठीक है, टू। हाँ, ऐसा जरूरी है जितना वायर ऊपर हो उतना ही नीचे हो? थोड़ी बहुत तसल्ली करे हुए तो सब चीज आ जाएगी। तो समस्या तो यही है कि पेशेंस है ही नहीं लोगों में। अभी क्या ये टॉपिक खत्म कर दिया मैंने? तो भाई मैंने तो नहीं बोला कि अभी ये खत्म हो गया, इसमें सब आ जाएगा, कौन सा कैंसिल होगा कौन सा नहीं होगा। अभी बस शुरू किया है, ये फॉर्मूले तैयार किए हैं अभी। लेकिन लोगों को तो ये लग रहा है कि आज ही एक ही दिन में करा दो सब, तो आज ही आईआईटी का पेपर भी हो जाए। तो थोड़ी सी तसल्ली रखें, थोड़ा मुझे मौका दें, सब आ जाएगा। और ये सबको पता है कि छूटता कुछ नहीं है, हाथ सब जाता है। यहाँ तक सहमत है भाई सब लोग? यस सर। योगेश, Yes, sir. आदर्श, अजान, ठीक है। तो ये देखो दो कंपोनेंट्स हमें मिल गए पी पॉइंट पे। अब देखो, अब लैम्डा के साइन भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, अब ये एंगल्स भी कुछ भी हो सकते हैं। तो इनके देखो कुछ स्पेशल केस बनेंगे। क्या केस होंगे देखो, वो स्पेशल केस अपने आप में सब सवाल होंगे, फॉर्मूले भी होंगे वो, सवाल भी होंगे। जैसे ये दूसरा वाला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल पॉइंट, अब इसका केस वन। तो केस वन का देखो मतलब समझना जरा। केस वन देखो समझो। केस वन, केस वन का नाम लिखा मैंने, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर अगर ले लिया हमने, तो ये फॉर्मूले सिंप्लीफाई होकर क्या बनेंगे वो समझेंगे। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर को ऐसे बनाया जाता है डायग्राम में, ये देखो डॉटेड लाइन और ये वायर और इधर डॉटेड, ये है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। ऊपर इंफिनिटी तक जा रहा है, नीचे इंफिनिटी तक, लीनियर डेंसिटी इसकी लैम्डा है। अब इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का मतलब ऊपर इंफिनिटी तक और नीचे भी इंफिनिटी तक। और यहाँ कहीं एक पॉइंट है, ये रहा, यहाँ आर डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पर हमें फील्ड बतानी है और ये फॉर्मूले हमें अप्लाई करना है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, ये ऊपर वाला एंड इंफिनिटी पे मिलेगा, आप ऐसे समझो, नीचे वाला एंड भी इंफिनिटी पे मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस मैथमेटिकल कंडीशन बताइए थीटा वन क्या रहेगा? ये दोनों बातें समझ 90 में आ रही डिग्री। हैं? Yes, sir. तो यहाँ से ऐसे जा रहा है, थीटा वन ऐसे बढ़ता जा रहा है, और जब ये वायर ये एंड इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा तो ये एंगल ऑलमोस्ट 90 नहीं हो जाएगा? होगा तो नहीं, यस लेकिन सर। रहेगा तो 90 से थोड़ा बहुत कम, 89.9 हो सकता है, बट मैथमेटिकली वी कैन कंसिडर इट 90 डिग्री। और नीचे भी ऐसा ही हो रहा है। थीटा वन थीटा टू दोनों 90 रखेंगे, तो बताइए ये कंपोनेंट्स क्या आने वाले हैं? ई परपेंडिकुलर कितना आएगा? सर इक्विवेलेंट बराबर है 2 to 2. साइन 90 प्लस साइन 90, 1 प्लस 1 2, 2 के लैम्डा बाई आर, सही लिखा है। और ई पैरेलल cos 90 माइनस cos 90, 0 माइनस 0 0। तो अब नेट फील्ड की अगर बात करें, नेट फील्ड, तो क्या बचेगी? 2 के लैम्डा बाई आर। कौन सा कंपोनेंट बच गया? साइन कंपोनेंट। पर साइन वाइन छोड़ो, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ये बच गया, इस लाइन वाला। ठीक है, तो अब देखो इसमें दो पॉसिबिलिटी कैसे होंगी। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है और प्लस लैम्डा चार्ज है, तो देखो यहाँ की जब फील्ड बनाया करेंगे वो ऐसे बना देंगे, ये रही 2 के लैम्डा बाई आर, ये रहा फॉर्मूला। इसका दूसरा डायग्राम देखो मैं यहाँ बनाऊंगा, जैसे ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, ये बना दिया मैंने इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, और माइनस लैम्डा इस पे चार्ज है। अब इसकी वजह से जो फील्ड आएगी यहाँ आर डिस्टेंस पे, वो देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, 2 के लैम्डा बाई आर। ये बातें समझ में आ गई कि नहीं? देखो यस सर।
इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के केस में, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के केस में सिर्फ कौन सा कंपोनेंट बच जाएगा? वायर के परपेंडिकुलर वाला, ये वाला खत्म हो जाएगा, वो हमें देख लिया फॉर्मूले से। लेकिन इसमें भी फिर दो पॉसिबिलिटी, अगर चार्ज पॉजिटिव है प्लस लैम्डा तो ये कंपोनेंट होगा अवे फ्रॉम द वायर, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो ये कंपोनेंट होगा टुवर्ड्स द वायर। वैल्यू दोनों में एक जैसी होगी, 2 के लैम्डा बाई आर और 2 के लैम्डा बाई। केस 1 समझ में आ गया सबके? यस सर। यस सर। ठीक। केस 2, केस 2 में देखो थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ध्यान देना, ये बना लो पहले तो ये सब आएगा। केस 2 का नाम देखो क्या लिखेंगे, केस 2 इनफाइनाइट एट वन एंड, या इसको ऐसे कह सकते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट एट वन एंड या सेमी इनफाइनाइट वायर। इसका मतलब देखो ये है, ये वायर है तो इनफाइनाइट लॉन्ग, लेकिन यहाँ फील्ड पता करनी है। देखो मैं इस पॉइंट पे, ये वायर है लैम्डा डेंसिटी का, देखो ये जो एंड है यहाँ खत्म है ये वायर, इसके नीचे वायर नहीं है, लेकिन इसके ऊपर वायर बहुत लंबा है इनफाइनाइट तक। तो हेडिंग देखो जस्टिफाई हो रही है क्या? यस क्यों भाई? तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन बताइए θ1 क्या होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। 90. और θ2 0, नीचे तो है ही नहीं वायर। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज को इसमें रख के बताइए कि परपेंडिकुलर क्या आने वाला है। साइन 90 प्लस साइन 0, 1 प्लस 0 1 के लैम्डा बाई आर। ई पैरेलल वाला कंपोनेंट cos 0 माइनस cos 90, cos 0 1 माइनस cos 90 0, 1 माइनस 0 1, तो क्या आंसर आएगा? दोनों कंपोनेंट। ठीक है, यानी यहाँ दोनों कंपोनेंट आएंगे, ये वायर के पैरेलल वाला भी आएगा और वायर के परपेंडिकुलर वाला भी। इस लाइन का भी आएगा, इस लाइन का भी। अब ये दोनों कंपोनेंट कैसी डायरेक्शन में आएंगे ध्यान देना जरा, दो पॉसिबिलिटी इसकी। फिर मान लो चार्ज इस पे प्लस लैम्डा, ध्यान देना जरा, जब चार्ज प्लस होता है तो फील्ड होती है अवे, मतलब एक कंपोनेंट आएगा परपेंडिकुलर वाला, ये आएगा अवे के लैम्डा बाई आर, और दूसरा कंपोनेंट वायर के पैरेलल वाला, तो ये भी वायर से अवे। ये दोनों डायरेक्शन समझ में आ गई क्या? अगर यही डायग्राम देखो मैं इसके लिए बनाऊं, देखो यहाँ दूसरा डायग्राम, माइनस लैम्डा, और ये यहाँ पता करनी है फील्ड हमें, ये सिचुएशन माइनस लैम्डा के लिए। तो देखो यहाँ भी दो कंपोनेंट आएंगे, एक वायर के पैरेलल और एक वायर के परपेंडिकुलर। वायर के परपेंडिकुलर वाला वायर की तरफ आएगा, ये रहा के लैम्डा बाई आर, और वायर के पैरेलल जो कंपोनेंट होगा वो भी वायर की तरफ आएगा, के लैम्डा बाई आर। तो यहाँ देखो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा ऐसे नेट फील्ड, और यहाँ इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा ऐसे नेट फील्ड। ये टुवर्ड्स द वायर हो गया और ये अवे फ्रॉम द वायर। आई बात पकड़ में? यस सर। तो ये दो केस अभी हमने डिस्कस कर लिए। नेट फील्ड तो समझ ही गए होंगे। अभी यहाँ नेट आ जाएगी ये √2 के लैम्डा बाई आर, और नेट यहाँ भी √2 के लैम्डा, इन दोनों का रिजल्टेंट। ठीक है, केस 1 और केस 2 में अंतर समझ में आ गया? यस सर। यस सर। अभी कुछ और भी केस बनेंगे, 4-5 केस इसके डिस्कस करेंगे अपन।
ये सारे केस अपने आप में फॉर्मूले भी हैं और ये सवाल भी हैं, ये सवालों में भी काम आने वाले हैं सब जो सवाल करेंगे। तो बाकी इसके बचे कुछ केस और डिस्कस करेंगे, वो फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, मैंने ग्रुप पे सीट डाल दी है, जिनके पास ना हो तो वो देख लेना और कर देना उसको सीट। ओके, ठीक है, थैंक यू।